हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पिछले आने वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा था जो है ब्लड। उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने इतना जाना कि ब्लड क्या है, ब्लड कहाँ पाया जाता है। ब्लड मतलब रक्त, आप लोगों को बताया हमने, उसे रुधिर या खून के नाम से भी जानते हैं। वो कहाँ पाया जाता है, वो क्या है, उसका क्या कार्य है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे हमने जाना प्लाज्मा के बारे में, रुधिर कणिकाओं के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के देखिए, फिर आप ये वाली वीडियो पढ़िए। क्योंकि अगर वो क्लास आप नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है उतना अच्छे से आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए पहले आप उस क्लास को लीजिए, फिर आगे इस क्लास को लीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारे क्लास में हम देखेंगे कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, जिसे हम खून जमना भी कहते हैं। रक्त का थक्का कैसे बनता है, ब्लड क्लॉटिंग। थक्का का इंग्लिश जो होती है वो होती है क्लॉटिंग, क्लॉट। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कहीं कट जाता है, जब कहीं कट जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उस स्थान पे पपड़ी की तरह जम जाता है और वहाँ का जो ब्लड है वो सूख जाता है, जम जाता है। उसी वक्त आप उसको निकालेंगे तो फिर से ब्लड आने लगेगा। लेकिन अगर उसको थोड़ी देर बाद आप निकालते हैं, 1-2 दिन बाद, तो वहाँ की स्किन फिर से रिपेयर हो जाती है। फिर आप उसको निकाल सकते हैं, कुछ दिन बाद वो खुद ही निकल जाता है, तो वहाँ की स्किन रिपेयर हो जाती है, वो छोड़ देता है स्किन को, है ना। तो ब्लड का थक्का जमना कहलाता है, यानी कि कहीं कट गया उस पर जो ब्लड जम जाता है पपड़ी की तरह, उसी को हम कहते हैं ब्लड का थक्का जम गया है ना। तो चलिए देखते हैं कि ब्लड कहीं पर अगर किसी भी स्थान पर कट जाता है, ठीक, मान लीजिए कहीं किसी स्थान पर कट गया, तो कम से कम 4 मिनट तो वो लेगा ही जमने के लिए। देखिए अक्सर इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कहीं वेंस में लगा है, नस में, थोड़ा सा कॉटन देते हैं, उसको ऐसे दबा कर रखने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से ब्लड आ रहा होता है ना, दबा के रखने के लिए कहते हैं। तो क्या उसको दबाए रहते हैं कई दिनों तक, 2-4 दिन 5 दिन तक इसे पकड़े रहते हैं, दबाए रहते हैं? ऐसा नहीं होता ना, हम उसको 5 मिनट 10 मिनट दबाए रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है अब वहाँ का जो ब्लड है आना बंद हो गया। इतना समय लेता है, वहाँ का आगे हल्का सा जम जाता है, वो रास्ता बंद कर देता है। अब जो रास्ता बंद हो गया है तो क्या होगा, जब रास्ता बंद हो गया है तो फिर ब्लड आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन 4-5 मिनट दबाए रखते हैं ताकि रास्ता बंद हो जाए। ठीक है, 4-5 मिनट लेता है, कटता है, 4-5 मिनट बाद जो है ब्लड जम जाता है। ब्लड के जमने की प्रक्रिया को कहा जाता है कास्केडिंग प्रोसेस। ब्लड के जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कास्केडिंग प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? कास्केडिंग प्रोसेस, ब्लड के जमने की प्रक्रिया। ठीक, आइए देखते हैं ये कास्केडिंग प्रोसेस है क्या। सबसे पहले इसमें काम आता है प्लेटलेट्स। क्या काम आता है? प्लेटलेट्स। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो आप लोगों को बताया था, रुधिर में कणिकाओं में एक प्लेटलेट्स होती है जिनका जीवन काल 7 दिन होता है, जिनकी संख्या 2 लाख होती है। बताया था आप लोगों को। डेंगू के रोग में ये बहुत कम हो जाता है, ये भी आप लोगों को बताया था। इसको फिर से बढ़ाने का क्या इलाज है बहुत अच्छा, वो भी आप लोगों को बताया था, याद होगा आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, तो वो प्लेटलेट जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट का क्या काम है जब कहीं पर कट जाता है? जब कहीं पर कट जाता है तो ये बताइए, अगर किसी स्थान पर कट गया है तो जो ब्लड निकल रहा है उसमें प्लेटलेट्स होंगी। अगर प्लेटलेट्स हैं तो कट गया, तो बाहर तो वायु है, बाहर जो वायु है, जब वो थ्रोम्बोसाइट जो है उस वायु के संपर्क में आती है, थ्रोम्बोसाइट जो है उस वायु के संपर्क में आती है, तो वो बन जाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि जो प्लेटलेट्स है, इसका नाम थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स ही जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाती है, क्योंकि उसी का तो नाम थ्रोम्बोसाइट है। ठीक, इतना समझ में आया कि जो प्लेटलेट है जब किसी स्थान पर कट जाएगा तो ब्लड बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो हवा के संपर्क में आएगा, क्योंकि बाहर तो हवा है। जैसे ही वो वायु के संपर्क में आता है तो वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। मान लीजिए यहाँ कट गया, अब यहाँ अगर कट गया तो ये ब्लड बाहर निकला, ब्लड वायु के संपर्क में आ गया, जो संपर्क में आ गया तो जो उसका प्लेटलेट्स है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, वो थ्रोम्बोसाइट क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, अगर कहीं कट चुका है, ठीक, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है जाएगा कैल्शियम के पास,
थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम से जाके कहेगा कि कट गया है, चलो ब्लड को जमाते हैं। तो ब्लड को जमाने में कैल्शियम का भी हाथ होता है, लेकिन स्पेशली वो जमाता नहीं है। तो कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। आप लोगों को बताया था कि प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन दो प्रोटीन होती हैं, तो उन दोनों प्रोटीन का काम यहीं पर है। प्रोथ्रोम्बिन का भी काम यही है और फाइब्रिनोजन का भी काम यही है, ठीक है। तो उसके बारे में आगे बताते हैं। तो ये जो अभी बना वायु के संपर्क से थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये कैल्शियम से कहता है कि चलो ब्लड को जमाया जाए। अब कैल्शियम जो है ये जमाने का काम नहीं करता, तो ये कहता है कैसे हम लोग जमाए। तो ये दोनों जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास जाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन तो अभी अपने स्थान पर है जहां उसको रहना है, प्लाज्मा में तैर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि कहीं पर कट गया है, ठीक, उसको मालूम नहीं है कहीं पर कट गया है। तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम उसको बताते हैं कि चलो देखो कोई है पागल होगा, लड़के के चक्कर में काट ओट लिया है, हाँ चलो जमा देते हैं। ऐसे होता है, मतलब किसी भी तरीके से कट जाए, कटना तो उसको ये थोड़ी मालूम है कैसे कटा है, लेकिन वो तो बस आप लोगों को समझाने के लिए उतना बोल दे रहे हैं कि काट लिया है। अब क्या करेगा, कैल्शियम जाके कहेगा चलो देखो लड़के के चक्कर में काट लिया, चलो हम लोग जमाओ, नहीं तो वो मर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा कैल्शियम ये दोनों मिलकर के जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन को बताते हैं कि वो कट गया है कहीं किसी स्थान पर। तो जब इस प्रोथ्रोम्बिन को पता चलता है तो वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि एक तरीके से मान ले वो सो रहा था, अब जग गया, तैर तो रहा था लेकिन उसको मालूम नहीं था, लेकिन जैसे वो मालूम हुआ अब वो एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया कि चलो खून को जमाना है, नहीं तो उस स्थान पर खून निकलता अगर रहेगा तो क्या होगा, खून निकलता रहेगा, एक समय आएगा तो पूरा खून ही शरीर से निकल जाएगा अगर उसको रोकना ना बंद किया गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये थ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिव हो जाता है तो हम इसे नाम दे देते हैं कि थ्रोम्बिन। जो ये प्रोथ्रोम्बिन है जैसे ये एक्टिव हो गया तो उसे हमने थ्रोम्बिन कहा। समझ में आया, जैसे ये वायु के संपर्क में आया थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा, वैसे ही जैसे ये प्रोथ्रोम्बिन अभी तो जो सो रहा था जैसे ही ये जग गया तो हमने इसे थ्रोम्बिन कह दिया। यानी कि जैसे ही एक्टिव हो गया, इसे पता चल गया कि कहीं कट गया है, जैसे ये खून जमाने के लिए आया यानी कि एक्टिव हो गया, तो एक्टिव हुआ तो उसे हमने प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नाम दे दिया, ठीक। सो रहा हो तो प्रोथ्रोम्बिन और जग गया हो तो थ्रोम्बिन, ठीक। अब ये थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और थ्रोम्बिन सब जो हैं, ये थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रिनोजन के पास। अभी तो प्रोथ्रोम्बिन था जो कि प्लाज्मा वाला जो प्रोटीन था, अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है अपने जो प्लाज्मा में दूसरी प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा में हमने आपको बताया था, ये जाएगा उसके पास, फाइब्रिनोजन के पास जाएगा। तो फाइब्रिनोजन से कहेगा चलो कट गया है, चलो जमाने चलते हैं। तो ये फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन जैसे ही, अब ये थ्रोम्बिन भी सो रहा है यानी कि ये भी एक्टिव नहीं है, बस ब्लड में तैर रहा है, इसको भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन जैसे इसको मालूम चलता है कि हाँ कहीं कट गया है, तो जब ये एक्टिव हो जाता है जमाने के लिए, जैसे ये एक्टिव हो गया तो इसको हमने थ्रोम्बिन कहा, जैसे जब ये एक्टिव हो जाता है तो उसे हम फाइब्रिन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है एक्टिव हुआ थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन जब जाके फाइब्रिनोजन को बताया तो जब इसे मालूम चल गया और जब ये जग गया यानी कि ये एक्टिव हो गया तो इसे हमने कहा फाइब्रिन, ठीक। अब ये जो फाइब्रिन है इसकी जो संरचना होती है वो जालीनुमा होती है। कैसी संरचना होती है, वो जालीनुमा होती है। अब ये फाइब्रिन क्या करेगा, फाइब्रिन जो है जिस स्थान पर कटा है, अब मान लीजिए यहाँ की स्किन यहाँ पर कट गया है तो फाइब्रिन आएगा यहीं पर, इसकी संरचना जालीनुमा, ये आकर यहीं बैठ जाएगा। अब जिस स्थान पर कटा है वो जाली अगर आकर के बैठ गई और जाली बैठ गई तो क्या होगा, अब जो ब्लड आ रहा था तो ब्लड में आने वाली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब है उसमें, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब उसी जाली में फंस जाएंगी। अब जब सब जाली में फंस जाएंगी तो रास्ता बंद कर देंगी, तो प्लाज्मा के भी निकलने का रास्ता नहीं रहेगा। तो क्या होगा, उस स्थान पर ब्लड जम जाएगा, क्योंकि अब वहां पर जाली लग चुकी है और जाने का किसी को रास्ता है नहीं। अब रास्ता है नहीं तो क्या होगा, सब वहीं पर जम जाएंगे। समझ में आया कि ब्लड जो है वो जमता कैसे है। तो ब्लड के जमने की प्रक्रिया में इतना सब कुछ होता है, वो ऐसे ही नहीं जम जाता, ठीक। तो अब क्या होगा कि जो कार्पस जाली में कार्पल सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो सब फंस जाएंगे तो रक्त का थक्का जम जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं फिर से, समझ में आया आई होप आप लोगों को। कटता है 4 मिनट कम से कम लगता है ब्लड के जमने में। ब्लड के जमने की प्रक्रिया कास्केडिंग प्रोसेस कहलाती है।
कास्केडिंग प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले प्लेटलेट्स जो जिसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, ये वायु के जैसे ही कट जाता है तो वायु के संपर्क में आती है। वायु के संपर्क में आती है तो उसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। जैसे ही वायु के संपर्क में आई तो वो बन जाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम से जाकर के बताती है कि किसी स्थान पर कट गया है, चलो उसको जमाते हैं। तो ये दोनों जमाने का काम नहीं करते, ये दोनों जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास, जो कि प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसके पास जाएंगे, जैसे ही इसको बताएंगे ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही ये एक्टिव होगा तो इसका नाम पड़ जाएगा थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये जाएगा फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा में पाया जाने वाला दूसरा जो प्रोटीन है उसके पास जाएगा फाइब्रिनोजन। जैसे ही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को बताएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही ये एक्टिव हो गया तो इसका नाम पड़ गया फाइब्रिन। ठीक, ये एक्टिव हो गया, ये जग गया तो इसका नाम पड़ गया फाइब्रिन। अब फाइब्रिन की जो संरचना है वो जालीनुमा होती है, तो जैसे ही फाइब्रिन जग गया तो वो जाएगा जिस स्थान पर कटा रहेगा उस स्थान पर जाकर के फाइब्रिनोजन बैठ जाएगा। अब वो जब जाली उस स्थान पर लग जाएगी तो ये जो जाली लग जाएगी तो ब्लड जो बह रहा है उसमें आने वाली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें फंस जाएंगी जाली में, यानी कि फाइब्रिन में फंस जाएंगी। अब ये फाइब्रिन है, इसमें आरबीसी भी फंस जाएगी, डब्ल्यूबीसी भी फंस जाएगी, प्लेटलेट्स भी फंस जाएंगे, ब्लड में पाए जाने वाले सभी कण इसी में फंस जाएंगे। अब जब इसमें फंस जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड का थक्का जम जाएगा, क्योंकि फंस जाएंगे तो प्लाज्मा के भी निकलने की जगह नहीं रहेगी। तो क्या होगा, अब वही हवा रहेगी, हवा के संपर्क में तो ये लोग सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो उस स्थान पर एक पपड़ी जम जाएगी, यानी कि ब्लड का थक्का जम जाएगा। समझ में आया ब्लड का थक्का कैसे जमता है? ठीक है, आगे है, आप लोगों ने सुना होगा कि बचपन में कि विटामिन के की कमी से जो है विटामिन के की अगर कमी होती है तो ब्लड का थक्का नहीं बनता, यानी कि विटामिन के जो है वो ब्लड का थक्का जमाता है। तो इसमें कहीं तो विटामिन के नहीं है। विटामिन के क्या करता है, इन सबसे जल्दी जल्दी ब्लड का थक्का जमाने में कार्य करवाता है। विटामिन के जो होता है, समझिए कह सकते हैं एक तरीके से करवाता है। जैसे कोई ऑर्डर देने वाला होता है ना कि सबको ऑर्डर देता है कार्य करो, तो विटामिन के का यही कार्य है, मतलब इन सब से ये काम करवाता है, यानी कि विटामिन के रहेगा तो ये सब लोग कार्य अच्छे से करेंगे। तो विटामिन के जो है इन सब से कार्य करवाता है। ठीक, तो लीवर, अब देखते हैं जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हमने प्लाज्मा में पढ़ा, दो प्रकार की प्रोटीन होती है, ये बनती कहाँ है, प्लाज्मा में पाई जाती है, लेकिन ये बनती कहाँ है, तो ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये दोनों प्रोटीन जो है ये लीवर में इनका निर्माण होता है, यानी कि ये लीवर में बनती हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा में पाई जाने वाली है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाती है एक्टिव होकर के, और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाती है। इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, तो इन दोनों का निर्माण होता है लीवर यानी कि यकृत में। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं इसके। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न पूछ लेता है कि ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा रुधिराणु काम आता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि कौन सा कार्पेल्सिस यानी कौन सा रुधिराणु है जो ब्लड का थक्का जमाता है। थक्का जमाने में क्या था रुधिराणुओं में, रुधिराणु 3 प्रकार बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो कौन सा था, प्लेटलेट था ना। तो प्लेटलेट जो अगर पूछ ले प्रश्न कि कौन सा रुधिराणु ब्लड का थक्का जमाता है तो वो है प्लेटलेट। और अगर यदि ये पूछ ले कि कौन सा विटामिन ब्लड के थक्का जमने में सहायक होता है तो वो है विटामिन के। यदि ये पूछ ले कि कौन सा तत्व ब्लड के थक्का जमने में सहायक होता है, कौन सा तत्व है जो ब्लड का थक्का जमाने में कार्य करता है, तो वो है कैल्शियम। हमने बताया कि जब ये प्लेटलेट को जो हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, तो किसके पास जाता है, कैल्शियम के पास तो ही जाता है ना। कैल्शियम के पास गया भी था, तो कैल्शियम के पास जाता है, तो कौन सा धातु काम आया, तो वो कैल्शियम एक धातु है, यानी कोई तत्व है। तो कौन सा तत्व काम आता है यदि प्रश्न में पूछ ले तो वो है कैल्शियम। ठीक है, और यदि ऐसे पूछ ले प्रश्न कि कौन सा प्रोटीन काम आता है, तो हमने बताया कि प्लाज्मा में जो दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बन गया, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बन गया। तो यही फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन 2 प्रकार के प्रोटीन हैं, यही दोनों ब्लड का थक्का जमाने में कार्य आते हैं। ठीक है, तो समझ में अगर इस प्रकार प्रश्न पूछ ले तो आप लोग लिख जाएंगे। ठीक है, प्लेटलेट रुधिराणु काम आता है, विटामिन के और तत्व कैल्शियम और प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, अभी मान लीजिए एक बात ये बताइए कि ये सारी चीजें शरीर में उपस्थित हैं ब्लड का थक्का जमाने के लिए, सब कुछ है ना, कुछ हमें बाहर से लेना पड़ा क्या, कुछ नहीं लेना पड़ा, सब कुछ उसी में है। तो शरीर के अंदर ही खून क्यों नहीं जम जाता, क्यों खून लगातार बह रहा है शरीर में, जब सब कुछ जमाने वाला उसके अंदर ही है तो जम जाना चाहिए, खून जम जाना चाहिए। और हमारा शरीर जो है अगर खून जम जाएगा तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है,
कौन है जो खून जमने नहीं दे रहा है शरीर के अंदर? तो वो है एंटी क्लॉटिंग यानी कि क्लॉट थक्का के विरुद्ध कार्य करने वाला हिपैरिन। कौन है? हिपैरिन है। हिपैरिन कहता है कि जब तक मैं हूं शरीर में मैं जमने नहीं दूंगा। एक हिपैरिन इतने सारे चीज़ों पर भारी पड़ जाता है, इतने सारे हैं, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, कैल्शियम है और विटामिन के है, प्लेटलेट्स है, इतने सारे मिल करके भी इस हिपैरिन से लड़ नहीं पाते। हिपैरिन कहता है जब तक मैं रहूंगा तब तक जमने नहीं दूंगा। ठीक है, तो हिपैरिन जो है ये एंटी क्लॉट काम करता है, एंटी क्लॉटिंग में काम करता है, यानी कि ये खून को जमने नहीं देता है। ठीक, तो मान लीजिए हिपैरिन तो जब कटता है तब भी होता है, तो फिर खून जम क्यों जाता है? ये प्रश्न है कि जब कहीं पर कट गया तो क्या तब हिपैरिन नहीं है? तब भी तो हिपैरिन है खून में, तब क्यों जम गया ब्लड? तो होता ये है कि जैसे ही हिपैरिन शरीर के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिपैरिन आराम से जीवित है, एक्टिव है, किसी को जमने नहीं देगा, सबको रोक के रखेगा, कोई जम नहीं सकता उसके होते हुए। ठीक है, लेकिन जैसे ही कट जाता है हिपैरिन आता है वायु के संपर्क में, हिपैरिन वायु के संपर्क में आता है तो हिपैरिन मर जाता है। क्योंकि जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि प्लेटलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइट जैसे वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, उसी प्रकार जैसे हिपैरिन वायु के संपर्क में आता है तो हिपैरिन मर ही जाता है। हिपैरिन वायु के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां पर हिपैरिन वायु के संपर्क में आया हिपैरिन मर गया। अब यदि हिपैरिन मर गया तो सब लोग क्या कहेंगे? मर गया, चलो जल्दी खून जमाते हैं। तो जहां हिपैरिन मर गया वहां के जो ब्लड है वो जम जाएगा, बाकी शरीर में हिपैरिन तो है ही, वहां का जमने नहीं देगा। तो जहां का हिपैरिन मरा वहां ब्लड जम गया। समझ में आया? ये हिपैरिन कहाँ बनता है? तो ये हिपैरिन भी लीवर में बनता है। ठीक है, जहां पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन बनता है वहीं पर हिपैरिन भी लीवर में बनता है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़ कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा पहले तो इंजेक्शन पूरा भर लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे बाहर करके निकालते हैं, फिर ऊपर से कुछ बूंद जब गिर जाती है तब उसको लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो उसमें से वो पूरी एयर को बाहर निकालते हैं कि उसमें एयर होनी नहीं चाहिए, उसमें अगर ज़रा भी एयर रहेगी वायु तो वो ब्लड उसी इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के अंदर चली जाएगी, और जब अंदर चली जाएगी तो क्या होगा? वायु के संपर्क में आते ही हिपैरिन मर जाएगा। हिपैरिन मर जाएगा तो पूरे शरीर में ब्लड का थक्का जम जाएगा, जहाँ जहाँ एयर पहुँचेगी हिपैरिन को मारती जाएगी। हिपैरिन अगर मर गई तो पूरे शरीर में ब्लड का थक्का जम जाएगा और इससे मृत्यु भी हो सकती है। अगर यही हिपैरिन सर तक पहुंच गई, ब्रेन की कोशिकाओं, ब्रेन के ब्लड तक पहुंच गई, तो यहाँ की जो नसें होती हैं खूब पतली पतली होती हैं, तो वहाँ अगर ब्लड का थक्का जम गया तो क्या होता है? उसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं। ब्रेन हेमरेज आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड जो दिमाग की नसें होती हैं वो उसमें खून का थक्का जम जाता है और प्रेशर के कारण वो फट जाती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज। तो वो किसके कारण होता है? तो वो वायु के कारण ही होता है। वायु जाती है तो हिपैरिन मर जाता है और ब्लड का थक्का जम जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इंजेक्शन लगता है वैसे ही बॉटल जब चढ़ती है, ग्लूकोज जब लगा रहता है तो ऐसे रहती है बॉटल, तो उसमें जब थोड़ा सा बचा रहता है तभी उसको नर्स निकाल देती। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें अगर ज़रा थोड़ा सा बचा रहेगा, पानी रहेगा, जब तक इसमें ग्लूकोज है तब तक तो वायु जा नहीं सकती, लेकिन जैसे ही यहाँ खत्म हो तुरंत वायु, थोड़ा बचा रहता तो निकाल देती है ताकि वायु जाने ना पाए, है ना। तो फिर उसको दूसरा लगा देती हैं, तो कैसे क्या होता है? वायु नहीं जा पाती। यदि मान लीजिए पूरा खत्म हो गया तो वहाँ से वायु प्रवेश कर जाएगी, और वायु प्रवेश कर जाएगी तो वो यहाँ से होती हुई शरीर में चली जाएगी, हिपैरिन मर जाएगा और ब्लड का थक्का जम जाएगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा जल्दी ही निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए अगर किसी स्थान पर क्या होता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा वायु अगर चली जाती है, तो अगर मान लीजिए यहाँ इंजेक्शन लगा तो वायु चली गई, तो क्या होता है कि उस स्थान, यहाँ की नसें मोटी मोटी होती है, यहाँ पर तो हेमरेज नहीं होगा क्योंकि मोटी नसें हैं, थोड़ा सा हिपैरिन मर जाएगा तो उस स्थान पर काला पड़ जाएगा, काला पड़ जाता है, कड़ा हो जाता है, मांस कड़ा हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो क्या होता है? बहुत दर्द होता है। कभी कभी होता है ना कि इंजेक्शन लगता है तो बहुत दर्द होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत वायु चली जाती है, इसके कारण ऐसा। भाई बहुत सारे इंजेक्शन से होता ही है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि वायु चली जाती है। जब वायु चली जाती है तो वो उस स्थान पर क्या करता है? कड़ा हो जाता है, ब्लड काला पड़ जाता है और हिपैरिन मर जाता है, तो वहाँ पर थक्का जम जाता है, इसलिए काला दिखता है ना। तो उसको सेकैया करते हैं तो वो ठीक हो जाता है कुछ दिन बाद।
ठीक है। तो वो जो आप लोग इंजेक्शन लगवाया करिए तो देखो लिया करिए कि वहाँ पर कहीं वायु तो नहीं है। वायु होगी तो आपके शरीर में दिक्कत हो सकती है, लेकिन वायु नहीं रहेगी तो वो बिल्कुल आसानी से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिपैरिन भी जिंदा रहेगा, किसी को जमने उमने नहीं देगा, लेकिन हिपैरिन अगर मर जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का थक्का अंदर ही जम जाएगा, और यदि वो दिमाग तक पहुंच गया तो ब्रेन हैमरेज होने की संभावना अधिक होती है। ठीक, तो इतना आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लड का थक्का कैसे जमता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कैसे होती है, खून कैसे जम जाता है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है, कितने प्रकार का है, कौन किसको दे सकता है, या माता का ब्लड क्या है, पिता का ब्लड क्या है, अगर माता पिता का ब्लड ये है तो आने वाली संतान का ब्लड क्या होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।